हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आई एम राबिया हयात। इस वीडियो लेक्चर में हम किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोज़। तो हमारा थर्ड पार्ट डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, ये हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अब देखो, लोगों ने टेक्नोलॉजीज वगैरह तो यूज़ कर लिए, टेक्नोलॉजीज आ गई, उन्होंने अपने मास प्रोडक्शन बढ़ा लिया, लेकिन क्या इनकी वजह से जो हमारे रूरल एरिया थे, गांव सोसाइटी वाला जो एरिया था, वहाँ पे अमीरी गरीबी का कोई ऐसा फर्क आने लगा था? तो बिल्कुल आने लगा था। इसमें हम वही पढ़ेंगे कि रूरल सोसाइटी में टेक्नोलॉजीज की वजह से लोगों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। दिस टेक्नोलॉजी ऑफन यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन बट बेनिफिट्स इन अनइवन। मतलब इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन हर जगह पर जो हमारे गांव के कल्चर है, पीपल के अंदर ग्रोइंग डिफरेंसेस अमंग द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। मतलब लोगों के अंदर जो है क्या आने लग गए थे, डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गया था। कैसे? देखो, इसके बारे में जो बुद्धिस्ट है उनकी किताबों में भी हमें पढ़ने को मिला है कि क्या स्टार्ट हो गया था। लैंड लेस एग्रीकल्चर, मतलब छोटे जिनके पास जमीन नहीं है वो मतलब मजदूर है, स्मॉल पीजेंट्स, छोटे मोटे किसान। लार्ज लैंड होल्डर्स, बड़े किसान मतलब छोटे किसान, मजदूर और जो बड़े जमींदार। इस तरह के वर्ड्स जो है अब स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो गया था। इस तरह के डिफरेंसेस सोसाइटीज में आनी स्टार्ट हो गई थी। एक टर्म यूज हुआ है गृहपति। गृहपति यानी वो जिसके पास जमीनें हुआ करती थी, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी उसे गृहपति कहा जाता था। अभी तक तो ये गृहपति सिर्फ उसी को कहते थे जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, लेकिन यही टर्म बाद में मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, जिसके पास मतलब ट्रेड्स है, बहुत कुछ है, मतलब बड़ा व्यापारी ऐसा करके, तो गृहपति उसे उस वर्ड को यूज किया जाने लग गया। ठीक है। द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन, जो जिसके पास ज्यादा जमीनें होती थी वो गांव के हेडमैन बनने लगे, मुखिया बनने लगे। वहाँ के सारी जो पावर है, मतलब गांव की जो भी पावरफुल फिगर्स में वो लोग आने लगे। वहाँ का जो कल्टीवेटर्स है उन सब चीजों पर वो लोग का कंट्रोल होने लगा, जिनके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। इस बारे में जो हमारा तमिल संगम है, ठीक है, अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि पीपल लिविंग इन द विलेज। इसके बारे में बोला गया है कि कैसे लोगों के बीच में जमीनों को लेकर के, टेक्नोलॉजीज को लेकर के किस तरीके से अमीरी गरीबी स्टार्ट हो गया। तो क्या बताया इसमें, देखो क्या बोला है। लार्ज लैंड ओनर्स वेल्लार, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी उसे क्या बोलते थे? वेल्लार्स बोलते थे। जिनके पास कम जमीनें हैं उसे क्या बोलते थे? उजवार बोलते थे। और जिसके पास मतलब जमीन नहीं है, जो स्लेव्स है, उसे आदिमई बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड है। देखिए, जिनके पास जो स्लेव्स होते थे, जिसके पास जमीन नहीं है, उसे आदिमई बोला जाता था। ठीक है। These difference were based differentially access to land, labor and some new technology। ये न्यू टेक्नोलॉजीज आने की वजह से लैंड और लेबर इन सबका जो है यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया, डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गया था। अब क्या हो गया था, लोगों के मन में क्वेश्चन आने लग गए थे कि भाई हमें अब क्या करनी है, अपनी जमीनें रखनी है। जिसके पास जमीन होगी उसके पास पैसा होगा, और जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करता था, जिसके पास जमीनें नहीं है वो कोई टेक्नोलॉजी और किसी चीज का यूज नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर लोगों ने प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो मतलब थिंकिंग है वो यहीं से डेवलप स्टार्ट होना हो गया था कि लोगों ने अपने अंदर ये बिठा लिया था कि भाई हम सबके पास जमीनें होनी चाहिए। सभी ने अपने कंट्रोल ओवर द लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। दीज वर ऑफन डिस्कस इन द लीगल टेक्स्ट। जो है ना, मतलब लोगों के अंदर ये बात आ गई थी कि जमीनें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस गृहपति एक्चुअली किसे कहते थे? अ गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब घर का एक मुखिया, एक हेड मैन ऑफ द फैमिली जो है उसे गृहपति बोला जाता था। ठीक है। गृहपति क्या करते थे? कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस। मतलब उनके घर में जो रहने वाले जो वुमेन्स है, चिल्ड्रन है, स्लेव, इन पर इनका पूरा कंट्रोल रहता था। ही वाज आल्सो ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज, लैंड, एनिमल्स एंड थिंग्स। इन सब चीजों का भी ये एक तरह से ऑनर होता था, इन्हें भी कंट्रोल करके रखते। बिलोंग टू द हाउस होल्ड। ये पहले जो है ना, मतलब सिर्फ हाउस होल्ड से ही ये इस वर्ड का रिलेटेड होता था कि जो घर का जो मुखिया होगा उसी को गृहपति कहते। लेकिन बाद में ये टर्म जो है
मतलब बदल गया, चेंज हो गया जब ये टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हुई। तो गृहपति किसे बोला जाने लगा? बड़े बड़े मार्चेंट्स को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, लैंड होती थी, जमीनें होती थी, उन लोगों को गृहपति बोला जाने लगा। समटाइम यूज मार्कर स्टेचू फॉर्म द बिलोंगिंग अर्बन एलीट इंक्लूडिंग वेल्थी मर्चेंट्स, के पास बहुत सारा पैसा है, लैंड है, उन लोगों को गृहपति बोला जाने लगा। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया था? लैंड ग्रांट्स एंड न्यू, मतलब ग्रामीण इलाकाओं में भूमि का दान देना स्टार्ट हो गया, नई चीज स्टार्ट हो गई थी। लैंड्स दान देना स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से ग्रामीण रूरल एरिया में एलिट्स यानी अमीर तबके के लोग ग्रो अप होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये भूमि दान में क्यों दिया जा रहा था? जो राजा वगैरह है उन्होंने क्या करा? लैंड्स ग्रांट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? देखो, हमने ऊपर में पढ़ा है कि जो अभी के जो राजा हमारे बने थे वो क्या थे? थोड़े वीक थे, मतलब से अशोका वगैरह, उनको किसी सपोर्ट की, किसी टाइटल्स की जरूरत नहीं थी, वो खुद में ही बहुत पावरफुल थे। बट जो गुप्तास थे, सातवाहन्स थे, कुशान्स थे, इनको टाइटल्स की जरूरत पड़ रही थी, इनको बहुत ज्यादा, मतलब अभी अपने पीछे प्रशस्ति वगैरह में कैसे ये लोग अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह खुद से लिखवाते थे कि हम कितने अच्छे हैं। तो इन्हें चाहिए था जनता का सपोर्ट, इन्हें सिटीजन्स का सपोर्ट चाहिए था। उस सपोर्ट के लिए अब ये क्या करें? इन्हें चाहिए जनता का सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए क्या करें? तो इन्होंने क्या करा? ब्राह्मण्स को, जो ब्राह्मण्स है उन्हें लैंड जो है ग्रांट में देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ताकि ब्राह्मण उन्हें सपोर्ट करें। बट ब्राह्मण उन्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? तो ब्राह्मण उन्हें सपोर्ट करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या करा ब्राह्मण्स को, कि भाई हम ब्राह्मण को और मंदिरों को जो है क्या करेंगे? जमीन जो है, लैंड जो है ग्रांट्स करेंगे, मतलब जमीन गिफ्ट में देंगे। और वो जो जमीन होगा, उस जमीन पर हमारा, मतलब राजा का कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रूल लागू नहीं होगा। उस पर पूरी तरीके से मंदिर का और जो हमारे धर्मगुरु है, ब्राह्मण है, उनका हक होगा। वो उस पर दान कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टैक्स ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी कलेक्ट की जाएंगी वो तो ब्राह्मण ही लेंगे। बट जो मतलब उस पर जो राइट होगा, मतलब जो जमीन है उस पे राइट होगा राजा का, बट उस जमीन जो है ब्राह्मण्स के नाम पर होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन लॉ लागू नहीं होगा और ब्राह्मण्स पे आराम से जो चाहे कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, सब कुछ। तो ऐसा करने से जनता का सपोर्ट कैसे मिल सकता है? देखो, कभी भी कोई राजा है, कोई पॉलिटिक्स में मिनिस्टर है, तो ये क्या होता है, अपने आप को धर्म से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब उन्हें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है, जब उनकी पावर वीक होने लगती है, तो अपने आप को क्या करते हैं? धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से जोड़ते हैं तो लोग जो है ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई चलो, धर्म के नाम पर चीज़ें कर रहा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और लोगों के सपोर्ट्स गेन करने के लिए यहाँ पर ज़मीन का दान करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी कॉमन era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. ठीक है, ज़मीनों को दान में देना स्टार्ट कर दिया था इस अर्ली सेंचुरी से। और ये जो ज़मीन दान में दिए जाते थे उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चले। ठीक है, ये वैसे सातवाहन के टाइम से ही शुरू हो गया था। गुप्ता टाइम पीरियड आते आते ये जो लैंड ग्रांट है ये बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आने लगे, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो और क्या बताया है? Some of these inscriptions were on stone, most were copper plates, which were probably given as a record the transaction of those who received the land. तो मतलब क्या होती है, जो इंस्क्रिप्शन है ज़्यादातर किस पे? स्टोन पे लिखे गए थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए थे। ये एज अ रिकॉर्ड रखा गया था कि इस पर्सन को इतनी ज़मीन और यहाँ की ज़मीन इस डेट को, इस तारीख को दी गई है और इसने दिया है। ठीक है, ऐसे करके वो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड दैट हैव सर्वाइव जनरली अबाउट ग्रांट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। स्टार्टिंग में जब लैंड ग्रांट का ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ तो रिलीजियस पर्पस पे लैंड्स को दान दिया जाता था, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, यानी मंदिरों को दान दिया जाता था। मोस्टली ब्राह्मण्स को जो है ये ज़मीनें दान में दी जाती थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत। In some case, especially 7th century onwards, part of the inscription was Sanskrit, while the rest was in local language such as Tamil और तेलुगु। देखो, ये जो inscription थे जिस पर लिखा गया था, रिकॉर्ड रखा गया था कि किसने ज़मीन दान में देना स्टार्ट हो गया था, और जो है ये सारी चीज़ें तो पहले ये संस्कृत में लिखी जाती थी, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद तक जो है ये तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी लिखी जाना स्टार्ट हो गया था। तो अब इससे क्या हुआ, जिन लोगों को मतलब ब्राह्मण्स को ज़मीनें मिलने लगी, अब ज़मीन मिलने लगा, उस पर उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, वो लोग एलिट्स मेंबर्स के ग्रुप में आ गए, मतलब गांव के अंदर ही अमीर बनने लग गए। ठीक है,
सेकंड यहाँ पर जो केस बताया हुआ है प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता वॉज डॉटर ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स अर्लियर इंडियन चंद्रगुप्त सेकेंड, जो गुप्ता एम्पायर के बहुत बड़े राजा थे चंद्रगुप्त सेकेंड। इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता। इन्होंने भी जमीन दान में दिया था। इनकी क्या हुआ था, शी वॉज मैरिड अनदर इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट वन वटकास हु वॉज पावरफुल इन द डेक्कन। देखो ये वाला जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, एक सेकेंड, प्रभावती जो गुप्ता चंद्रगुप्त सेकेंड की डॉटर थी, ठीक है। उनकी शादी ये डेक्कन प्लेटू, ये वाला है ना हमारा डेक्कन प्लेटू माना जाता है। ये वाकाटकास के जो राजा थे, ठीक है, उससे इसकी शादी हुई थी, ठीक है। तो प्रभावती ने भी जमीन दान में दिया था। प्रभावती के जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद प्रभावती खुद इस डेक्कन प्लेटू में वटकास की जो है क्वीन बनी और इन्होंने ज़मीनें दान में दी। जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट है वो मतलब जो संस्कृत जो धर्मास्त्र लिखे गए हैं उसमें मतलब फीमेल को ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि मतलब वो कोई लैंड या रिसोर्स मतलब किसी को दान में दे सके, क्योंकि उनके नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। बट प्रभावती ने इसलिए किया क्योंकि वो क्वीन थी उस टाइम पर, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी भी केसेस हैं जिसमें राजा अगर मर जाए तो रानियों ने जो है गद्दी को संभाला है, एम्पायर को संभाला है, ठीक है। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, ठीक है, एंड हर सिचुएशन देयरफॉर एक्सेप्शनल। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट प्रिविजनल लीगल टेक्स वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट, मतलब हर किसी पे एक जैसा लागू नहीं होता है ये, ठीक है। According to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and first pay him all these dues। मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना, जब ज़मीनें दान में दी जाने लगी जिन लोगों को, तो ऑब्वियसली बात है अब उनके पास क्या है, उनके पास लैंड्स है, बड़े बड़े लैंड्स है। तो वो एलिट्स ग्रुप्स में, रूलर्स एरिया में ही एलिट्स ग्रुप्स में आने लगे। तो वो बहुत अमीर ग्रुप में आने लगे और मतलब वो लाइक क्या हो गया कि लोग जो है उनके बिल्कुल अंडर आ गए। उनका जो है हुक्म ये सब पालना उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया, बिकॉज वो अमीर थे, बहुत बड़े हो गए और ये लोग गरीब हो गए, ठीक है। अभी जो लैंड ग्रांट्स है, लैंड ग्रांट्स सच एज दीज वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री में हर जगह पर लैंड्स जो है ग्रांट्स करना स्टार्ट हो गया था। तो हिस्टोरियंस जो थे हमारे, उनके बीच में बहस हुई कि भाई ये लोग क्यों, ये जो राजा वगैरह है ये ज़मीन क्यों दान में दे रहे हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति, अगर आप इसको इस तरह से दान में देते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आप तो मतलब कम वीक पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। लेकिन फिर भी वो दान में दे रहे थे। तो उनके जो आपसी मत उनके क्या अपने थिंकिंग वो यहाँ पे दिखाया। तो देखो पहली बात, उन लोगों को क्या लगता था कि क्यों राजा जमीन में दान में दे रहा है। उन्हें लगता था कि राजा जो है द रीजनल वेरिएशन सच एज द लैंड डोनेटेड रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल प्लेट टू वास्ट स्ट्रेच एंड अनकल्टिवेटेड लैंड एंड द राइट्स गिवन डोनेट्स, ठीक है। तो उन्हें क्या लगता था कि राजा जो है मतलब बहुत सारी जगह पर जो ज़मीनें थी वो अनकल्टिवेटेड थी, मतलब उसमें खेती वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उन लोगों को ज़मीन दान में दे दिया। अब जब दान में दिया तो लोगों ने वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया तो अब उससे क्या हो जाएगा, राजा ने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया और वापस उन लोगों से ज़मीनें छीन भी लिया करते थे। ये हमारे हिस्टोरियंस के अपने ओपिनियंस हैं, पहली बात। दूसरा इन्हें क्या लगता था, यहाँ से देखेंगे और बाकी के इसमें क्या सोचते थे। सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी अडॉप्ट बाय रूलिंग लिनेज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, कि नए एरियाज में क्या करो, मतलब एग्रीकल्चर्स को बढ़ाओ और उससे हमारा क्या होगा, मतलब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी सोचते थे। तीसरा क्या था, थर्ड इनका क्या मतलब मोटिव था, अदर suggest that land grants were indicated of weakness political power as a king were losing control over their सामंत। देखो सामंतास जो थे, हमें पता है लोकल राजा है, तो ये ज़मीनें दान में देते थे सामंतास को, लोकल राजास को देते थे, क्योंकि राजा जो है वीक पड़ रहे थे और जो छोटे छोटे सामंत है ना, मतलब विद्रोह ना कर दे कहीं, और विद्रोह की वजह से क्या होगा, राजा की जो गद्दी है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते थे, सामंतास को ज़मीनें दान में देते थे और कहते थे कि प्लीज़ मतलब आप विद्रोह मत करो, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम दे देते हैं, बट आप विद्रोह मत करो। तो ये रीज़न भी हो सकता है, ऐसा हमारे हिस्टोरियंस मानते थे। फोर्थ क्या रीज़न हो सकता है, दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ सुपरमैन यानी
किंग खुद को ये बताना चाहते थे लोगों के सामने कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सबसे ज़्यादा सुप्रीम मेरे पास, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे कि ये ज़मीन है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये मेरी सारी ज़मीनें हैं, मैंने तुम्हें दान में दे दी। तो ये ऐसा करके अपनी पावर दिखाना चाहते थे लोगों में। तो ये भी रीज़न हो सकता था कि जो राजा है वो लोगों को ज़मीन दान में दिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक केस है, यहाँ पे बताया गया है अगर हरा, अगर हार क्या होता है, अगर हार वॉज अ लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण को जो ज़मीनें दान में दी जाती थी ना उसे अगर हरा बोला जाता था, ठीक है। हु वॉज यूजली एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग एंड दे वॉज गिवन टू द राइट टू कलेक्ट देयर ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। ये जो है ब्राह्मण्स को जो है राजा ज़मीन दान में देते थे और उनको पूरा उनको छूट होता था कि वो लोकल लोगों से उस ज़मीन का टैक्स कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो उनको जो देने वाले मतलब है ना उसे अग्रहार कहा जाता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन में बन सकता है ये सब जो है। तो प्लीज से ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अगर मैं बहुत से बॉक्स मैंने छोड़े हैं वो अलग से एक वीडियो बना करके इन सभी बॉक्सेस को मैं उसमें आपको कवर अप करा दूंगी। इनसे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द, अब लैंड ग्रांट्स जो है ये तो दिए जाने लगे, अब एक रिलेशनशिप दिखाता है। जो लैंड ग्रांट देने के बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी ना उस इंस्क्रिप्शन में रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट, मतलब जो लोग और जो स्टेट है, जो मतलब आम जनता है और जो राज्य है उनके बीच का रिलेशनशिप भी दिखाता है कि उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा था। दे वर पीपल हु वर ऑफन बियॉन्ड टू द रिच ऑफिशियल और सामंता। हम जो स्टेट है, स्टेट में ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब राज्य के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो राजा और सामंता से मतलब उनके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। वो लोग थे हमारे पेस्ट्रोलेट्स, फिश फॉकर, हंटर गैदर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंटरी, मोबाइल और सेमी मतलब जो घुमंतू लोग, जिनका एक जगह पर जो लोग नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और आर्टिसंस हो गए, ये भी अपना घूम कर काम करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, सच ग्रुप डिड नॉट डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड ट्रांजेक्शन। इन लोगों का कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं मिलता था, इस पर राजा जो है कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाता था क्योंकि इन लोगों का कोई जगह पे मतलब रहना नहीं होता था, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन, 6th सेंचुरी BCE में सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था गंगा वैली के किनारे। इससे पहले आपको पता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। उसके बाद 6th सेंचुरी BCE में दूसरा अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। कहाँ पर, गंगा वैली के किनारे ये स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पीरियड में न्यू सिटीज बनना स्टार्ट हो गए थे वापस से। फ्रॉम द 6th सेंचुरी BCE as we have seen many of these were capital of महाजनपदास। जो महाजनपदास में बहुत सारे कैपिटल्स थे ना, उसमें जो टाउन्स थे दे आर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। वही टाउन्स नए नए बड़े डेवलप्ड सिटीज बनना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन प्लेस पर जो है लोकेटेड थे। जैसे हमारा पाटलिपुत्रा रिवराइन रूट्स में लोकेटेड था। समुद्री रास्ते का जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं वहाँ पे। उज्जैनी जो है वह लॉन्ग लैंड रूट्स पे लोकेटेड था। जो पुहर है हमारा, दे नियर टू द कोस्ट एरिया, मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इसके अलावा मैनी ऑफ सिटी लाइक मथुरा वॉर बस्टिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मथुरा जो है उस टाइम पर कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस हो गया था। बहुत ही सारे कमर्शियल्स यूज़ हो रहे थे वहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपका ये कहाँ चला गया, कन्नौज, पाटलिपुत्रा, ये हमारा उज्जैनी, और नीचे हमारा है ना वो पुहर। एक सेकेंड, ये हमारे वो न्यू सिटीज थे, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कन्नौज, पुहर। ये सारे जो है बहुत ही न्यू टाउन सिटीज बनकर आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि ये ट्रेड के रास्ते पर थे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर देखो ट्रेड्स होगा, जहाँ पर कमर्शियल्स यूज होगा, वही जगह हमारा सिटी और बड़ा डेवलप्ड टाउन और सिटीज बनता है, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, द ईच सिटी हैज इट्स ओन पाटलिपुत्र इंस्टेंस
जो पाटलिपुत्र है वो स्टार्टिंग में विलेज हुआ करता था, उसे पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। बट इन 5th सेंचुरी BCE जब मगध एम्पायर ने जब यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करा तो राजगृह को शिफ्ट करके उन्होंने 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र को अपना मतलब अपना जब कैपिटल बनाया तो वहां से इसका जो है इमर्जेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। बट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया, मतलब ये जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर के टाइम पर लार्जेस्ट सिटी था, एशिया का सबसे बड़ा सिटी था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बट मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही जो पाटलिपुत्र है उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो ये वही देखेंगे आपकी जब इसमें 4th सेंचुरी में 7th सेंचुरी में चाइनीज एक यात्री पिलग्रिम्स युआन जंग विजिटेड सिटी इन 7th सेंचुरी। तो उन्होंने क्या पाया कि यहाँ जो पाटलिपुत्र है वो अब खंडरों का शहर बन गया, पूरी तरह से खराब हो गया और यहाँ पर बहुत ही छोटी सी स्मॉल मतलब पॉपुलेशन रह गई है। अब इसकी जगह जो है क्या हो गया था, जो हमारा कन्नौज था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड बन गया था। अब जो है पावरफुल में कौन आ गया था, कन्नौज आ गया था। जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने कन्नौज को बहुत ही डेवलप सिटी बना दिया था। पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस मगध मौर्य एम्पायर के बाद से ही खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो कन्नौज था क्योंकि ये सेंटर ऑफ मतलब नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में था, यहाँ से हर जगह पे ट्रैवल करना बहुत ही आसान सा हो गया था, इसलिए कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हर्षवर्धन और उनके टाइम पर बहुत ज्यादा बड़ी। कन्नौज में मतलब सारी पावर, अब जो है कन्नौज काफी डेवलप्ड सिटी हो गया था, पाटलिपुत्र खत्म हो चुका था। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी एलिट्स लोग और क्राफ्ट पर्सन का यहाँ पर क्या रिलेशन है। जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, न्यू सिटीज बनी, तो सिटीज में कौन रहने लगे थे, सिटीज में राजा रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। तो व्यापारी और राजाओं के लिए क्या होता था कि उनको प्रीमियम चीजें चाहिए होती थी, महंगे महंगे सामान, हर चीज मतलब बहुत बढ़िया वाली अच्छी क्वालिटी की। तो उसको पूरा करने के लिए कौन रहते थे शहरों में, क्राफ्ट पर्सन रहते थे। आज के टाइम पर देखो आप गुच्ची, नायका से बड़े बड़े ब्रांड है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पर, ये सारी जो ब्रांड्स है कहाँ पर है, सिटीज में है, ठीक है, क्योंकि सिटीज के लोग उस चीजों को खरीदते हैं, उनको शो ऑफ करना होता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है। बट जो रूरल एरिया है उसमें ये लोगों के अंदर इतनी ये ऐसी मतलब बात नहीं होती कि हमें किसी कोई चीज शो ऑफ करना है, ये दिखाना है कि हमने इस ब्रांड का पहनना है, ये शहरों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, when we have seen the kings and the ruling elites lived in 45 cities, जो elites लोग थे वो 45 मतलब किलाबंदी सिटीज में रहना स्टार्ट कर दिए थे, रह रहे थे। तो यहाँ पर उनके साथ अब उनकी जरूरतों को, उनके बेहतर मतलब सारी प्रीमियम चीजों को पूरा करने के लिए किसको मतलब वहाँ पे रखा गया था, कारीगरों को, क्राफ्ट पर्सन को, जो उनके लिए बड़ी महंगी महंगी प्रीमियम चीजें बनाया करती थी और उनका यूज करते थे ये एलिट्स लोग। Although it is difficult to conduct extensive excavation the most site because people live this area in today's wide range artifact have been recovered। जो इस एरियाज में, जो इन सिटीज में जो ये लोग रहते थे, वहाँ से हमें बहुत ही महंगी महंगी, बहुत ही आर्टिफिशियल्स, बहुत ही महंगी चीज़ें हमें वहाँ से मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग उस टाइम पीरियड पर इतनी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। कौन कौन सी चीज़ें मिली है, फाइन पॉटरी बाउल्स मिला है, डिशेस मिली है, ग्लॉस फिनिश मतलब बहुत ही वाइट कलर की ग्लॉस फिनिश वाली सारी चीजें। इसमें सबसे ज्यादा जो एक है हमारा नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये एक तरह का ना एक मटका, एक पॉटरी होती थी जो ब्लैक कलर की होती थी और बहुत ही फाइन, बहुत ही चमकीली सी शाइनिंग वाली होती थी और ये बहुत ही प्रीमियम, बहुत महंगी होती थी। इसका इस्तेमाल करते थे कौन, राजा लोग करते थे, ये राजाओं के पास होता था। एंड इसके अलावा ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, फिगर्स यानी कि बर्तन जो होते हैं वो मिले थे, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, गोल्ड मिले हैं, सिल्वर मिले हैं, ब्रॉन्ज, आइवरी मतलब जो हाथियों के दांत होते हैं ना वो, ठीक है, ग्लासेस, शेल, टेराकोटा, ये सारी चीज यहाँ पर मिली हैं। से पता चलता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो कितनी प्रीमियम्स और कितनी महंगी चीजों का यूज करते थे। इन लोगों के बारे में देखो, by the 2nd century BCE we find short votive inscription in a number of cities। सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलना स्टार्ट हो गया था, वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन होता है जो किसी जिसमें मतलब हमने कोई चीज़ दान किया है रिलीजियस को, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या किसी रिलीजियस धर्म गुरु को हमने कोई चीज़ अगर दान में दिया है तो उस इंस्क्रिप्शन को कहा जाता था वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो सिटीज में मिली है, ठीक है। अब क्या हुआ था, देखो अभी तक क्या हमने देखा था, जो ग्रैंड है, जो दान है, वो सिर्फ राजा दिया करता था। लेकिन अब क्या हुआ था, एलिट्स मेंबर्स के ग्रुप स्टार्ट हो गए थे,
यानी सिटीज़ के अंदर जो एक जब ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ तो जो व्यापारी जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो भी अमीर होने लग गए थे। तो अब मर्चेंट्स जो अमीर लोग थे, जो मर्चेंट्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी दान करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी अब दान देना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इस वोटिव इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, दिस मेंशन द नेम ऑफ द डोनर एंड समथिंग स्पेसिफाई हिज ऑक्यूपेशन एज वेल। मतलब इस वोटिंग इंस्क्रिप्शन में उनका नाम लिखा होता था, मतलब जिसने दान किया है उसका नाम, एंड समथिंग स्पेसिफाई हिज ऑक्यूपेशन, और उसका ऑक्यूपेशन डालते। अब क्या हुआ, इस इंस्क्रिप्शन में इसके अलावा हमें ये भी पता चलता था, दे टेल अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स, जो लोग टाउन्स में रहते थे, किस तरह के लोग टाउन्स में रहते थे, किस तरह के कारीगर्स, वो भी बताया गया। देखो टाउन्स में रहते थे हमारे वॉशिंग फॉक, मतलब धोबी वगैरह जो होता है, वीवर्स होते थे, स्क्रीवर्स जो धागा बुनते हैं, ये सारे लोग, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, पॉटर्स मटके वगैरह मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, एंड किंग्स वगैरह, ये सारे लोग वो होते थे जो इन टाउन्स में ये लोग रहा करते थे। इसके बाद क्या हुआ, समटाइम्स गिल्ड्स एंड श्रीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूशन एंड मर्चेंट्स। अब क्या हुआ था, जो मर्चेंट्स थे ना, मर्चेंट जो व्यापारी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि भाई हम लोग अलग अलग ग्रुप इसमें काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, जैसे आज के टाइम पर हर फैक्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती, तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। उन ग्रुप्स को कहा जाता था गिल्ड्स और श्रीन, ठीक है, उन ग्रुप्स को कहा जाता था। दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन। ये रॉ मटेरियल्स जो है क्राफ्ट पर्सन वगैरह को बुलाते थे, मतलब से उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री 10 मटके बनाने वाले को रख लिए, ठीक है, उनको काम दे दिया कि भाई तुम्हें ये रॉ मटेरियल दे रहे हैं हम, और तुमने इतने टाइम में ये प्रोडक्शन करना है, और वो उसे करते थे, और उसके बाद उनको जो है मतलब मर्चेंट्स को दे दिया जाता था, और दोनों ही बेनिफिट कमाते थे। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके उनको दिया करते थे, एंड मार्केटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उस पर कहते कि मतलब अच्छे से प्रोडक्ट एकदम फिनिश्ड होना चाहिए। इट्स लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन्स यूज रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अर्बन एलिटीज। तो जो क्राफ्ट पर्सन्स की डिमांड है वो अर्बन सिटीज में बहुत ज़्यादा मांग होने लग गई थी, और हमारे ग्रुप्स भी बनने लग गए थे, और इनका भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ। ये भी बड़े बड़े अमीर मर्चेंट्स में शामिल हो गए थे। यहाँ पर आप एक देखो, ये एक स्टैचू है, ये गिफ्ट में दिया गया है, ठीक है, एक मंदिर को गिफ्ट में दिया गया है इस तरीके से मथुरा में, ठीक है, मथुरा में भी आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत कमर्शियल प्लेस था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्क्रिप्शन जो किताब में पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है दिस इज द पार्ट ऑफ एन मथुरा ऑफ पेडेस्टल प्राकृतिक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन जो होती थी, प्राकृतिक भाषा जो होती थी, लोकल लैंग्वेज होती थी, आम लोग जो है प्राकृतिक भाषा बोला करते थे, जो संस्कृत वगैरह जो है ये सब बड़े लोग एलिट्स मेंबर्स वगैरह बोला करते थे। तो प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन दैट वुमेन नेम्ड नागपिया वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ये इसको दान किया है एक लेडी ने जिसका नाम है नागपिया। ये गोल्ड स्मिथ जिसको सोनिका उस टाइम पे कहा जाता था, सोनार्थ है वो, उसका नाम धर्माका है, उसका हस्बैंड है गोल्ड स्मिथ, ठीक है, नागपिया का। और ये इसमें लिखा हुआ उसने जो है ये गिफ्ट दान किया है अपने मंदिर को, ठीक है। देखिए, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, जो ट्रेड था, ठीक है, इतना ज़्यादा एलिट्स ग्रुप्स ऑफ मेंबर स्टार्ट हो गए, श्रीन गिल्ड्स बनना स्टार्ट हो गई, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हमारे यहाँ बननी स्टार्ट हो गई। तो इसके बारे में बताइए कि अब ट्रेड्स कहाँ से करते थे ये लोग, ट्रेड्स कैसे होता था। तो इंडिया में 2 टाइप्स के ट्रेड्स हो रहे थे उस टाइम पर, 6th सेंचुरी BCE में। पहला जो टाइप था ट्रेड्स का वो था, एक ट्रेड होता था रिवर के रास्ते से, नदियों के, समुद्र के रास्ते से, और दूसरा जो ट्रेड होता था वो होता था लैंड के रास्ते से, ठीक है। पहला जो है हमारा लैंड, और दूसरा जो है रिवर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रिवर के थ्रू कहाँ कहाँ जाते थे, और लैंड के थ्रू किस किस एरिया में ये लोग जो है ट्रेड्स के लिए जाया करते थे। तो देखो यहाँ पर ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, मैं अभी आपको मैप में भी पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, जो आप जैसे देखो यहाँ पर इंडिया का ये आपका मैप है, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया हमारा यहाँ से होता है, ये जमीनी रास्ता से, ठीक है। यहाँ पर देखो जमीनी रास्ता से लैंड के थ्रू जो है कहाँ पर हमारा ट्रेड हुआ करता था,
सेंट्रल एशिया में। ये आपका सेंट्रल एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर रोमन एम्पायर वगैरह इन सब के थ्रू, तो ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। सेंट्रल एशिया की तरफ जो होता था लैंड के थ्रू सेंट्रल एशिया में होता था। सीज फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड कोस्ट लाइन एक्सटेंड अक्रॉस द अरेबियन सी, ठीक है। रिवर के थ्रू, सी के थ्रू कौन से कहाँ पर ट्रेड्स हुआ करते थे, तो देखो यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी। तो अरेबियन सी इस रास्ते से हमारा कहाँ पर हुआ करता था ट्रेड, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ठीक है। इस साइड आपका नॉर्थ, इस साइड अरेबियन सी की तरफ से नॉर्थ अफ्रीका जाया करते थे लोग नीचे की तरफ, ठीक है। एंड वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में अरेबियन सी के थ्रू होता था। इसके बाद बे ऑफ बंगाल, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के रास्ते होकर के यहाँ पर जो चीन, साउथ ईस्ट एशिया एंड चीन, ठीक है, इस साइड में हमारा ट्रेड हुआ करता था। देखो एक बार देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के लैंड के रास्ते से, ठीक है, लैंड के रास्ते से ये यहाँ जाते थे, और ये पूरा ये सेंट्रल जो एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर लैंड के रास्ते सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में ट्रेड होता था। ये हमारा अरेबियन सी के रास्ते होते हुए ये जो नॉर्थ हमारा अफ्रीका है एंड ईस्ट अफ्रीका, ये पूरे में ये अरेबियन सी के रास्ते से, समुद्री रास्ते से यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। बे ऑफ बंगाल से होकर के ये चीन में, ये रहा चीन, ठीक है, चीन में व्यापार हुआ करता था। एंड ये इंडोनेशिया वगैरह इन सब जगह पर व्यापार ट्रेड्स हुआ करते थे। इसी क्या कहते हैं अरेबियन सी के रास्ते होते हुए यहाँ पर आपका ये पहले पूरा ये रोमन एम्पायर हुआ करता था, बहुत ही पावरफुल था। तो इस रास्ते से यहाँ रोमन एम्पायर से ये अरेबियन सी के थ्रू से ही रोमन एम्पायर में भी जाते थे। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड RH स्मार्ट स्टडी हब के साथ जुड़े रहे। मैं नेक्स्ट पार्ट्स बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।